अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की तरफ से उठाए गए एक बहुत बड़े कदम के हवाले से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने वाली एक कार्गो शिप को रोका और उस पर पाकिस्तान का जो कार्गो था, जो सामान आ रहा था चाइना की तरफ से, उसको सीज कर लिया। अब इंडिया ने जब पाकिस्तान का ये सामान कब्जे में लिया है तो इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इस सामान के थ्रू, ये जो कार्गो आ रहा था, इसके थ्रू कोई केमिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिकल वेपन्स होते क्या हैं, इंटरनेशनल लॉज में इन्हें किस तरह देखा जाता है और इंडिया का जो क्लेम है इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताऊं तो इंडिया ये क्लेम करता है कि अप्रैल के मंथ में एक शिप चाइना से रवाना होती है जिसकी मंजिल होती है पाकिस्तान, और 8 मई को जब वो तमिलनाडु के एक पोर्ट पर आकर रुकती है तो तब इंडिया की जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो उसको चेक करती हैं, और जब चेक किया जाता है तो उसमें एक कार्गो कंटेनर होता है जिसको कब्जे में ले लिया जाता है। इंडिया इस कार्गो कंटेनर के बारे में ये क्लेम करता है कि इस पर 2560 किलोग्राम का कार्गो था और ये 103 ड्रम्स थे और हर ड्रम 25 किलोग्राम वजनी था, और इस कार्गो में ऑर्थोक्लोरोबेंजोलाइडीन मेलोनाइट्राइड था। ये वो केमिकल था जो इनमें मौजूद था, और इंडिया क्लेम करता है कि चूंकि ये एक ड्यूल यूज आइटम है और इसे केमिकल वेपन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, सो इस वजह से इंडिया इसे किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस वजह से इसे सीज कर लिया जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा वाकया है, खास तौर पर अगर हम ट्रेड रूट्स की बात करें। ये इंटरनेशनल लॉज में आ गए, अगर किसी भी मुल्क का तिजारती सामान आ रहा है तो इसे कोई दूसरा मुल्क रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उस सामान को खतरा है तो दूसरे मुल्कों का यह फर्ज बनता है कि उस सामान की हिफाजत करें। हम माजी में देख चुके हैं कि अगर इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी माही गिरोह को कोई मसला हुआ तो इंडियन नेवी ने मदद की। इसी तरह अगर कुछ इंडियन माही गिरोह को मसला हुआ तो माजी में पाकिस्तान नेवी ने उनकी मदद की हुई है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है, इंडिया ने पाकिस्तान का ये कार्गो सीज कर लिया। अब इंडिया इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि चेंडू सचिन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये शिप भेजी गई थी और एक पाकिस्तानी कंपनी रोहेल इंटरप्राइज ने ये कार्गो रिसीव करना था। अब दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है ऑर्थोक्लोरोबेंजिलाइडीन मेलोनाइट्राइड, ये बुनियादी तौर पर इसे CS पाउडर या CS गैस भी कहा जाता है। ये आपको ये तो गैस की शक्ल में देखने को मिलेगा, ये इस तरह की पाउडर की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये यूज होता है टीयर गैसेज में। अब टीयर गैसेज के बारे में मैं थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन ये टीयर गैसेज में इस्तेमाल होने के साथ साथ मुख्तलिफ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि कीड़े मार अद्वियात, उसके अलावा खेतों में यूज होने वाली अद्वियात, फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड मुख्तलिफ आइटम्स भी यूज होता है, यानी अद्वियात से रिलेटेड, और उसके साथ साथ ये एडहेसिव्स में भी यूज होता है। इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो पाकिस्तान का कार्गो आ रहा था, ये वेस्टर्न अरेंजमेंट की खिलाफ वर्जी है जो कि 1996 में क़याम अमल में आया था, और इसका काम था कि जो ड्यूल यूज इक्विपमेंट है उसकी एक्सपोर्ट को रोकना। ड्यूल यूज इक्विपमेंट की मिसाल आप ले लें, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम एनर्जी पैदा करने के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो एटम बम बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, या इस तरह का आइटम जो 2 तरह के मकसद के लिए यूज हो सकता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकता है, तो उसकी फिर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाती है। यहाँ इंडिया ये भी कहता है कि उन्होंने अपने कस्टम एक्ट 1962 के अंदर इस पूरी शिप को सीज किया है, या इस कार्गो को उन्होंने रोका है। और जो 1962 का एक्ट है इंडिया के कस्टम का, वो ये इन्हें एम्पावर करता है कि आप किसी भी ऐसी शिप को रोक सकते हैं जिसमें आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिले। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम चीज है कि ये 1962 का जो एक्ट है, कि ये एक्ट नंबर 1962 ये तब इम्पोज किया जा सकता है जब आप उस चीज को साबित कर सके हो। इंडिया ने अभी तक ये सिर्फ एक क्लेम किया है, और वो भी कस्टम के लेवल तक क्लेम है। अभी उससे ऊपर के लेवल का, ये गवर्नमेंट लेवल पर कोई क्लेम नहीं आया कि पाकिस्तान वाकई इसमें कोई केमिकल वेपन्स थी इसमें, या केमिकल वेपन्स को बनाने वाली कोई चीज थी। क्योंकि CS गैस जिस केमिकल की बात की जा रही है, ये बुनियादी तौर पर अद्वियात को बनाने के लिए यूज होता है। फार्मास्यूटिक्स की पूरी इंडस्ट्री में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अगर इस तरह मुल्कों के कार्गो रोके जाएं तो फिर मेरा ख्याल है मेडिकल फैसिलिटीज को और जो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली फैसिलिटीज है उनको ताले लगाने पड़ेंगे। जनवरी 2024 में भी सेम इसी तरह की बहुत कंट्रोवर्सी फैली थी जब पाकिस्तान आने वाली हाई एक्यूरेसी CNC मशीन्स को इंडिया ने रोका था, और इंडिया ने ये क्लेम किया था कि ये कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को बनाने वाली मशीन है। लेकिन उस पर हमने कंप्लीट फैक्ट चेक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि इंडिया का बेसिकली क्लेम क्या है, और इंडिया ने अभी तक अपनी बात को साबित भी नहीं किया, किसी भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने नहीं, ना ही किसी इंटरनेशनल अदारे के सामने अपनी बात रखी है, और ना ही अपनी बात को साबित किया है। बट अपने क्लेम की बेस पर उन्होंने एक मुल्क का कार्गो रोका हुआ है। लेकिन अब सबसे आम चीज आती है कि केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक काफी ज्यादा केमिकल वेपन्स की बात की है। तो केमिकल वेपन्स दोस्तों वो वेपन्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें यूज किया जाता है, ताकि
ताकि उनके इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके। जैसा कि बहुत से आर्टिलरी शेल्स होते हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, इनमें क्लोरीन और बहुत से दूसरे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसे TNT भी कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन उसे कहा जाता है। और इसी के साथ साथ फास्फोरस बॉम्ब्स को हम देखते हैं, और भी बहुत सी गैसेस ऐसी होती है, जैसे मस्टर्ड गैस है, इसे भी एज अ केमिकल वेपन यूज किया जाता है। दोस्तों 1899 में बनने वाले इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ये जो इंटेंस केमिकल वेपन्स हैं, इन पर पाबंदी लगाई गई थी, और इनकी भी क्लासिफिकेशन है दोस्तों। जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल वेपन्स थे, जैसे कि मस्टर्ड गैस है, उसके अलावा बहुत से दूसरे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि लोगों की जान ले सकते थे, लोगों को पूरी जिंदगी के लिए वो माजूर कर सकते थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेटर ऑन जिनेवा प्रोटोकॉल्स आए 1925 में ये साइन हुए थे, और 1928 में बकायदा इन्हें नाफिजुल अमल कर दिया गया था। तो जिनेवा प्रोटोकॉल में भी बहुत से केमिकल्स पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप इन्हें यूज नहीं कर सकते जंग के दौरान या किसी भी सूरत में। लेकिन उनमें जो CS गैस है, जिसका इंडिया इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पर, वो बैन नहीं की गई थी। उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि जो CS गैस है, ये सिर्फ टीयर गैस बनाने के लिए यूज होती है, जो कि पुलिस को अलाउ होते हैं। उसके साथ साथ इसका जो ज्यादा काम होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अद्वियात को लेकर। और इवन 2016 के एक रिव्यू में CS गैस को दोबारा से क्लियर किया गया था कि ये कोई एज अ केमिकल वेपन नहीं है। हालांकि दोस्तों रियलिटी ये है कि केमिकल वेपन्स आज भी यूज हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं केमिकल वेपन्स यूज होने का, और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जहां आपको फास्फोरस बॉम्ब एक्सप्लोड होते हुए नजर आएंगे। ये जो आपको व्हाइट कलर का धुआं नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली फास्फोरस बॉम्ब का वॉरहेड है, और ये फास्फोरस जिस पर गिरती है वो उसे जला के निकल जाती है। इवन ये इंसान की हड्डी तक को जला देती है, इतनी ये खतरनाक होती है। और इवन गजा में इसे यूज किया जा रहा है, लेकिन वहां आवाज उठाने के लिए किसी को कुछ भी याद नहीं आएगा, और ना ही किसी की जुबान बोलेगी। तो बहरहाल चीजों को हम जरा कंक्लूड करते हैं। तो इंडिया ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ये जो केमिकल है, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होता है, ये पाकिस्तान को केमिकल वेपन्स बनाने के लिए यूज करता है। हालांकि मैं बताते चलूं कि केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 का पाकिस्तान पार्ट है, और ये कन्वेंशन क्लियर करती है कि पाकिस्तान केमिकल वेपन्स को नहीं बनाता, और पाकिस्तान केमिकल वेपन्स बनाने की दौड़ में नहीं है। लेकिन यहाँ एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया वो कंट्री है जहां पर यूरेनियम सरेआम बाजारों में फरोख्त होता है। 2021 की ये रिपोर्ट को देखें तो 7 किलोग्राम यूरेनियम था जो चोरी हुआ, और उसके फिर 6 लोगों को आई थिंक अरेस्ट किया गया था। और यूरेनियम क्लियरली ड्यूल पर्पस आइटम है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, और इंडिया में वो सरेआम बाजारों में बिक रहा होता है। उसके अलावा उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है इस पर, वो अभी तक नहीं आया, और ये चीज कंडेम की जानी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने अभी तक इस पर क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ये चीज लाजम होती है कि इस पर पूरा एक ऑफिशियल बयानिया दिया जाए, जहां इस पूरे के पूरे वाकये पर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस बताया जाए दुनिया को, और इस पूरे के पूरे वाकये की हकीकत से आगाह किया जाए। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।